अब ये कहते हैं कि जी पुलिस तो ठीक काम नहीं कर रही है, पुलिस तो प्रशासन से मिली हुई है और प्रशासन सरकार से मिला हुआ है। भाई पुलिस प्रशासन से मिली हुई है, प्रशासन सरकार से मिला हुआ, आपकी बात को ठीक मान लें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक ही आदमी को बार बार नरेंद्र शर्मा भी कहता है, तहसीलदार करनाल भी कहता है, कोई कैथल का आदमी भी कहता है, क्यों हो रहा है ऐसा? वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये आदमी मनी एक्सट्रैक्ट करने के हैबिचुअल है। अगर आप शहर में जाएंगे, अगर आप किसी से आम आदमी से पूछें, अगर आप कैमरे के सामने पूछें, तो बहुत सारे आदमी, हिंदुस्तान में एक अनोखा रिवाज चल पड़ा है कि लोग जो है डरते हैं किस चीज से डरते हैं? ये बातें कहने से कि भाई ये आदमी ब्लैकमेल करके हमारे से मनी एक्सट्रैक्ट कर गया। यहाँ पे तो कुछ ये लोग तो ये भी कहते हैं कि वो लोगों की मदद भी करता है, जिसकी कोई मदद नहीं करता है उसकी आकर्षण उपल मदद करता है। लोगों का तो ये भी कहना है। अब लोगों के मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो लोगों की मदद बिल्कुल ठीक आपके हिसाब से हो सकता है, लोगों की मदद की जा रही होती हो। देखो मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता, मैं पत्रकार के आकर्षण उपल को पत्रकार कहूँ या कुछ कहूँ, मैं उसको वो नहीं ट्रीट करता हूँ। मैं तो प्रोसिक्यूशन के लहजे के हिसाब से, जो मैंने आपको जितने केसेस कहे हैं, मैं उनको केसेस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मैं कहीं भी उसको पर्सनल उस पर ये नहीं कर रहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई हर आदमी ये कहने के लिए तैयार होता है कि भाई हमारे को मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए दबाव दे दे के कि हमारी ऐड दें हमें, ऐड दें, पैसे दें ऐड देने के बदले में। ये तो सर ये तो सर आप अपने अपने वे में बोल रहे हो ना। आप इस पे कोई, ये आप वकील हो सर, आप तथ्यों के आधार पे ही बात करते हो, तथ्य के बगैर बात ही नहीं करते। तो ये तो जो आपने बोला है कि ऐड नहीं देगा तो हम खबर चला देंगे। ये पुलिस की जांच के, जो पुलिस की जांच हो रही है, उस पुलिस की जांच के अंदर जो है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ रहा है, जो तहसीलदार वाले मैटर हैं उसके अंदर भी ये बार बार आ रहा है कि भाई ये सिर्फ मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां से गया। वहां पे जाने का रीजन क्या था? अच्छा, एक चीज और मुझे पता चली है, जब आपने ये कोर्ट में ये एप्लीकेशन आपने उठाई और जब आप गए, तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वकालतनामा आपके पास था नहीं और आपने जज ने आपसे वकालतनामा मांगा और उस समय आपके पास वकालतनामा मौजूद नहीं था। कि क्या कुछ इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, कही हुई बात कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम उस पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने आपसे ही पूछ लिया क्योंकि आपने वकालतनामा देना था, जो सारी चीजें हैं। क्योंकि इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा आपको। मेरे छोटे भाई हैं जेपी शेखपुरा जी, वही कह रहे हैं, मैंने भी कल परसों सुना, मुझे भी नहीं पता लगा भी ऐसी कोई बात थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे पास वकालतनामा नहीं था और हमारे पास कोर्ट्स में एक प्रोसेस है उसका कि हम कोर्ट में कहीं भी पेश होकर ये कह सकते हैं कि सर मुझे ऑथराइज किया गया है, मैं अभी मीमो फाइल कर देता हूं और मैं वकालतनामा नेक्स्ट डेट पे पेश कर दूंगा। उस केस में जिस टाइम पे मैं कोर्ट में पेश हुआ, उस टाइम मेरे पास वाकई बिल्कुल ठीक बात है, क्लाइंट ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया टेलीफोन पे कि आप सर इसमें पेश होइए। मेरे पास उस टाइम वकालतनामा नहीं था। मैंने कोर्ट को बताया कि भाई मेरे पास इस टाइम पावर टोर्नी नहीं है, मेरे को, मैं कल पावर टोर्नी आपकी ला के दूंगा। अगले दिन भी बल्कि क्या हुआ कि जो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर सुरेंद्र कुमार, वो चंडीगढ़ से पंचकुला के पास से वापसी आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने वकालतनामा साइन कर दिया मगर ये 2 से ढाई घंटे में आने में टाइम लगेगा। मैंने कोर्ट को अप्लाई किया कि सर मेरे पास वकालतनामा जो है व्हाट्सएप पे है, ये देखो कि उसने मेरे को वकालतनामा ग्रांट कर रखा है और इस पर साइन है उसके, मगर क्योंकि वो वहाँ से लेके चल रहा है तो 2 से ढाई घंटे का टाइम लगेगा। तो जैसे साहब ने कहा कि भाई आप लिख के दो ये बात कि भाई मेरे को 2 से ढाई घंटे का टाइम लगेगा, समय दिया जाए। मैंने फोटो कॉपी जो वकालतनामा उसने साइन किया था वो लगा के और एप्लीकेशन लगा के बकायदा कोर्ट को अप्लाई किया कि सर मेरे पास वकालतनामा उनका जो साइन किया हुआ था व्हाट्सएप पे आ चुका है, मगर ओरिजिनल पेश करने के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे का टाइम दिया जाए। वो बिल्कुल ठीक बात है। जेपी शेखपुरा मेरे भाई हैं, छोटे बढ़िया भाई हैं, बढ़िया वकालत भी कर रहे हैं और अच्छी पत्रकारिता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको वो नहीं कहता, उन्होंने भी ठीक कहा, उन्होंने भी पता किया कोर्ट से और बिल्कुल जायज़ बात है कि मेरे पास जिस टाइम मैं शुरू में पेश हो रहा था उस टाइम सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी क्लाइंट की तरफ से, उस टाइम मेरे पास वकालतनामा नहीं था। आप करनाल के पत्रकार आकर्षण उपल का है, जो कि मई महीने के अंदर तहसीलदार और महिला तहसीलदार और आकर्षण उपल में एक, जो महिला तहसीलदार ने आकर्षण उपल के ऊपर एक मामला दर्ज करवा दिया जाता है और वो जेल में भी चला जाता है। और उसको लेकर अब एक नया मोड़ आया है कि जो आकर्षण उपल जो पत्रकार है उसके ऊपर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं और उसको लेकर अभी हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, तो उनसे बातचीत करेंगे। विनय जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा सर, क्या मतलब है कि नई चीज निकल के आई है कि पोक्सो एक्ट, और सुनने में यह भी आ रहा है कि 2022 का मामला है। यदि ऐसा कुछ होता तो 2022 में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, इतने दिन का इंतजार क्यों? क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशन केस टू केस और धारा टू धारा अलग अलग है। किसी सेक्शन में आईपीसी के कोई धारा है या किसी और स्पेशल स्टैट्यूट में किसी उस पर कोई और उसकी लिमिटेशन है। जो
पोक्सो एक्ट के मैटर हैं उनके अंदर जो आप कहते हैं 2022 का है, उसके अंदर लिमिटेशन जो है वो ज़्यादा है। वो ये नहीं है कि अगर 2022 की बजाय अगर 2021 का भी केस होता तब भी उसको 2023 में अट्रैक्ट करती है और वो उनको अरेस्ट किया जा सकता था। अब इस मामले के अंदर जो मामला आया कि कैथल के पास एक सेरडा गांव है, वहाँ के एक सुरेंद्र कुमार, कुरुक्षेत्र में घटना हुई है सर। कैथल के पास के सेरडा गांव के सुरेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने ये एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने कहा जी मैंने एक सोशल मीडिया उसको वो खोला, क्योंकि सोशल साइट्स पे अवेलेबल होते हैं इस किस्म के इंटरव्यूज वगैरह जो भी कुछ उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा भी मैंने इसको खोला, मैं करनाल में आया हुआ था, मैंने इसको खोला, मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि भाई ये जो ऑब्सीन जो है ना इसके अंदर दिखाए जा रहे हैं और इसके अंदर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या वीडियो के अंदर दिखाए गए हैं? वीडियो के अंदर उन्होंने कहा भी जो बच्ची है वो नीचे से डायपर बंधे हुए थी और जिस चीज़ में से उसके इंटरव्यू लिए जा रहे थे और बच्ची से वो किया जा रहा था, तो वो पोक्सो एक्ट के तहत जो है सेक्शन 13 और 23 में ऑफेंस है और इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि उनको धाराओं का नहीं पता था तो उन्होंने अपनी सिंपल एप्लीकेशन लिखी कि भाई इस किस्म से ये ऑप्शन दिखाया जा रहा है, नाबालिग बच्ची है और इसके इस किस्म से इंटरव्यू करके उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जाना चाहिए था। पहचान किया सर, जो ये सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, इस नाम के व्यक्ति ने अभी रिसेंटली किया और रिसेंटली उसने जैसी एप्लीकेशन दी पुलिस ने उस पर 4 जुलाई 2023 को ये एफआईआर जो मौजूदा एफआईआर है, ये एफआईआर का नंबर है इसका एफआईआर नंबर 85 ये दर्ज की। अच्छा, महिला थाना करनाल ने। सर वीडियो तो हमने भी देखी है, वो तो उसमें ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है कि फिर वो उस व्यक्ति को, सुरेंद्र जो व्यक्ति है उसको ही कुछ खास दिख गया हो, वो आप लोग बता सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको आप जो जिस तरीके से देख पा रहे हैं वो एक आप साधारण व्यक्ति के तरीके से देख पा रहे हैं। जो पोक्सो एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी नाबालिग बच्चा है उसकी पहचान को अगर मान लो किसी उसका वो हुआ है, उसमें कोई किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में कहीं पे भी अगर वो आया है तो उसकी पहचान को उजागर ना किया जाए। उसकी पहचान को उजागर करने के बजाय उसको छिपाया जाना जरूरी था। इस मामले में इन्होंने किया क्या कि उसकी पहचान को उजागर करके और पूरे जोर शोर से किस नाम है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ती है, किस कक्षा में पढ़ती है, यानी कि कल को कोई भी आदमी जब मर्जी उसको सर्च करे। छिपाने का पर्पज़ ये होता है कि कंसीलमेंट हो, किसी को भी उनके बारे में पता ना लग पाए, बच्ची के बारे में पता लग पाए, कहाँ की अवेलेबिलिटी है उसकी, ताकि वो समाज में किसी भी स्टेज पे, अब ये सारी उम्र वीडियो व्हाट्सएप पे उस पर रहेगी, आपके सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहेगी। वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी कभी देखेगी कितना बुरा महसूस करेगी अपने आप में कि भाई मैं नीचे एक डायपर डाले बैठी हूँ और कोई मेरी इस किस्म से वीडियोग्राफी कर रहा है। अभी आप आजकल परिवार वाले उसके मना कर देते कि हमें अपने खबरें नहीं करवानी है। परिवार वालों से पूछ के थोड़ी की जा रही थी, वो परिवार वालों से पूछ के नहीं की जा रही थी। परिवार वालों की से पूछ के अगर की जा रही होती तब तो बात दूसरी होती। इसमें तो आपने अगर उस वीडियो को देखा हो तो वीडियो के अंदर वो पत्रकार साहब ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल अथॉरिटी मुझे मना कर रही है कि आप इस किस्म से इसकी वीडियोग्राफी ना करें और मेरे को कौन सा कानून रोकता है मैं वीडियोग्राफी ना करूं। ये भी आपने ध्यान दिया होगा शायद, उसमें आई ऐसी बात, आई या नहीं आई। फिर तो वो बार बार कह रहा है खुल के भाई मेरे को रोकने वाला कौन है। अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है ये भी हमें सुप्रीम कोर्ट की और उसकी धाराएं बता रहे हैं कि भाई इसको वीडियोग्राफी मना है। वो जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज वो उनको कह रही थी भाई आप ये ना करें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। कानूनन जो है इस किस्म से रोका जाना जरूरी है और जिसने रोकने की कोशिश की उसने बड़ा अच्छा काम किया था, मगर वो पत्रकार साहब जो है ना अपने नशे में ज़्यादा थे तो नहीं रुके वो। अब जो प्रोसिक्यूशन है, हम क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो हमारा प्रोसिक्यूशन का वर्शन ये है कि इस आदमी ने, क्योंकि ये हैबिचुअल है मनी एक्सट्रैक्ट करने का, पहले भी ये मनी एक्सट्रैक्ट के, ये कैसे कह सकते हो आप हैबिचुअल है? हैबिचुअल मनी एक्सट्रैक्ट करने का कोई एक केस है मनी एक्सट्रैक्ट करने का नहीं है। इसके अंदर जो है आपको पहले भी शायद पता होगा, नरेंद्र शर्मा एक अपने एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने भी एक एफआईआर दर्ज कराई हुई है। इसने और 2 पंजाब केसरी के पत्रकार थे, इन्होंने उसकी एक कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाने को रोकने के लिए, क्योंकि रोकने के लिए ही पैसे लेने के लिए ज़्यादा आदि हैं ये, कि उसको भाई आपकी एक ऑडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया जिसमें आप ये कहते हो कि मेरे को तो कहीं भी आप इस किस्म से एक ऑफिसर लगा दो तो मैं इतने पैसे तो कमा ही लूँगा। ऐसी एक ऑडियो वो कहते थे कि भाई 100 कार्ड उसने नरेंद्र शर्मा ने कही है और उस बेचारे उसको बार बार नरेंद्र शर्मा को टॉर्चर कर करके उसको कहा कि पैसे लेके आ। उसने वो उसकी ऑडियो जो उसकी वो थी, वहाँ से कॉल आ रही थी व्हाट्सएप से कॉल, उस व्हाट्सएप की कॉल को दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद जो है फिर पुलिस को केस दर्ज कराया, जबकि इसने पैसे उससे एक्सट्रैक्ट करने के बावजूद भी उसको जो वीडियो या ऑडियो जो भी थी उसको वो नहीं रुके ये पत्रकार सारे मिलके, और उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई। उसके अंदर सेशन जज साहब ने, जो दो पत्रकार थे वो काफ़ी दिनों तक जेल में रहे
उनकी जमानतें काफ़ी दिनों बाद हुई। और जो ये था, इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल डाली, तो उस टाइम के तत्कालीन श्री नरेश कुमार सिंघल जी हमारे पास एडिशनल सेशन जज साहब थे, उन्होंने लिखा कि ऐसे आदमियों को तो बड़ी सख्ती से डील किया जाना चाहिए, इन आदमियों के साथ नरमाई कोई बरतने की जरूरत नहीं है। इस किस्म की जो वर्डिंग जो कोर्ट लिख रही है, अब ये कहते हैं कि जी पुलिस तो ठीक काम नहीं कर रही है, पुलिस तो प्रशासन से मिली हुई है और प्रशासन सरकार से मिला हुआ है। भाई पुलिस प्रशासन से मिली हुई है, प्रशासन सरकार से मिला हुआ, आपकी बात को ठीक मान लें। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक ही आदमी को बार बार नरेंद्र शर्मा भी कहता है, तहसीलदार करनाल भी कहता है, कोई कैथल का आदमी भी कहता है? क्यों हो रहा है ऐसा? वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये आदमी मनी एक्सट्रैक्ट करने के हैबिचुअल हैं। अगर आप शहर में जाएंगे, अगर आप किसी से आम आदमी से पूछें, अगर आप कैमरे के सामने पूछें, तो बहुत सारे आदमी, हिंदुस्तान में एक अनोखा रिवाज चल पड़ा है कि लोग जो है डरते हैं किस चीज से डरते हैं? ये बातें कहने से कि भाई ये आदमी ब्लैकमेल करके हमारे से मनी एक्सट्रैक्ट कर गया। यहाँ पे तो कुछ ये लोग तो ये भी कहते हैं कि वो लोगों की मदद भी करता है, जिसकी कोई मदद नहीं करता है उसकी आकर्षण उपल मदद करता है। लोगों का तो ये भी कहना है। अब लोगों के मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो लोगों की मदद बिल्कुल ठीक आपके हिसाब से हो सकता है, लोगों की मदद की जा रही होती हो। देखो, मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता, मैं पत्रकार के आकर्षण उपल को पत्रकार कहूँ या कुछ कहूँ, मैं उसको वो नहीं ट्रीट करता हूँ। मैं तो प्रोसिक्यूशन के लहजे के हिसाब से, जो मैंने आपको जितने केसेस कहे हैं, मैं उनको केसेस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मैं कहीं भी उसको पर्सनल उस पर ये नहीं कर रहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि भाई हर आदमी ये कहने के लिए तैयार होता है कि भाई हमारे को मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए दबाव दे दे के कि हमारी ऐड दें, हमें ऐड दें, पैसे दें ऐड देने के बदले में। ये तो सर ये तो सर आप अपने वे में बोल रहे हो ना। आप इस पे कोई, ये आप वकील हो सर, आप तथ्यों के आधार पे ही बात करते हो, तथ्य के बगैर बात ही नहीं करते। ये तो जो आपने बोला है कि ऐड नहीं देगा तो हम खबर चला देंगे। ये पुलिस की जांच के, जो पुलिस की जांच हो रही है, उस पुलिस की जांच के अंदर जो है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ रहा है, जो तहसीलदार वाले मैटर हैं उसके अंदर भी ये बार बार आ रहा है कि भाई ये सिर्फ मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां से गया। वहां पे जाने का रीजन क्या था? एक आदमी, एक चीज और मुझे पता चली है, जब आपने ये कोर्ट में ये एप्लीकेशन आपने उठाई और जब आप गए, तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वकालतनामा आपके पास था नहीं और आपने जज ने आपसे वकालतनामा मांगा और उस समय आपके पास वकालतनामा मौजूद नहीं था। कि क्या कुछ इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, कही हुई बात कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम उस पे विश्वास नहीं करेंगे। हमने आपसे ही पूछ लिया क्योंकि आपने वकालतनामा देना था, जो सारी चीजें हैं। क्योंकि इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा आपको। मेरे छोटे भाई हैं जेपी शेखपुरा जी, वही कह रहे हैं, मैंने भी कल परसों सुना, मुझे भी नहीं पता लगा भी ऐसी कोई बात थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरे पास वकालतनामा नहीं था और हमारे पास कोर्ट्स में एक प्रोसेस है उसका कि हम कोर्ट में कहीं भी पेश होकर ये कह सकते हैं कि सर मुझे ऑथराइज किया गया है, मैं अभी मीमो फाइल कर देता हूं और मैं वकालतनामा नेक्स्ट डेट पे पेश कर दूंगा। उस केस में जिस टाइम पे मैं कोर्ट में पेश हुआ, उस टाइम मेरे पास वाकई बिल्कुल ठीक बात है, क्लाइंट ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया टेलीफोन पे कि आप सर इसमें पेश होइए। मेरे पास उस टाइम वकालतनामा नहीं था। मैंने कोर्ट को बताया कि भाई मेरे पास इस टाइम पावर टोर्नी नहीं है, मेरे को, मैं कल पावर टोर्नी आपकी ला के दूंगा। अगले दिन भी बल्कि क्या हुआ कि जो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर सुरेंद्र कुमार, वो चंडीगढ़ से पंचकुला के पास से वापसी आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने वकालतनामा साइन कर दिया मगर ये 2 से ढाई घंटे में आने में टाइम लगेगा। मैंने कोर्ट को अप्लाई किया कि सर मेरे पास वकालतनामा जो है व्हाट्सएप पे है, ये देखो कि उसने मेरे को वकालतनामा ग्रांट कर रखा है और इस पर साइन है उसके, मगर क्योंकि वो वहाँ से लेके चल रहा है तो 2 से ढाई घंटे का टाइम लगेगा। तो जज साहब ने कहा कि भाई आप लिख के दो ये बात कि भाई मेरे को 2 से ढाई घंटे का टाइम लगेगा, समय दिया जाए। मैंने फोटो कॉपी जो वकालतनामा उसने साइन किया था वो लगा के और एप्लीकेशन लगा के बकायदा कोर्ट को अप्लाई किया कि सर मेरे पास वकालतनामा उनका जो साइन किया हुआ था व्हाट्सएप पे आ चुका है, मगर ओरिजिनल पेश करने के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे का टाइम दिया जाए। वो बिल्कुल ठीक बात है। जेपी शेखपुरा मेरे भाई हैं, छोटे बढ़िया भाई हैं, बढ़िया वकालत भी कर रहे हैं और अच्छी पत्रकारिता भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको वो नहीं कहता, उन्होंने भी ठीक कहा, उन्होंने भी पता किया कोर्ट से और बिल्कुल जायज़ बात है कि मेरे पास जिस टाइम मैं शुरू में पेश हो रहा था उस टाइम सिर्फ इंस्ट्रक्शन थी क्लाइंट की तरफ से, उस टाइम मेरे पास वकालतनामा नहीं था। अच्छा, एक ये बात सुनने में भी आ रही है कि भाई आकर्षण उपल ने जो बच्ची है जो इसमें पॉक्सो एक्ट में आया है, उनके घर वालों से 5,000 रुपये की रिश्वत वगैरह का भी कोई बात आ रही है। अब ये क्या मामला है सर? ये मामला ये है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई ऑप्शंस के बारे में, किसी एक आदमी ने जब उसको देखा वीडियो खोल के, जिसको आप कह रहे हैं कि भाई हमें उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा वो नज़र नहीं आया, कुछ ठीक ठीक सा था, मतलब हमें कोई ऐसी आपत्ति वाली चीज़, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें कई बार लीगल तरीके से अगर आप देखें, आपको एक सिंपल एफआईआर देख लें कि एक रेप का केस कोई दर्ज हो गया, आप उसकी एफआईआर पढ़ें, आपको उसमें कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ नज़र नहीं आएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसको कहीं भी आपने उसको यूज़ नहीं करना,
सेक्शन 228 ए जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि भाई आपने उसको यूज़ नहीं करना है, उसको पब्लिसाइज नहीं करना है कहीं भी, जब तक के गुड फेथ में आपको उसको कहीं मजबूरी में यूज़ करने के सिवाय आप उसको कहीं भी उसको वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो पब्लिकली होती है, जो हरियाणा पुलिस की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे सारी सारी एफआईआर मौजूद होती हैं। नहीं, वो मैं बताता हूँ, हरियाणा पुलिस की वेबसाइट में वो जो उनके इंटरनल वेबसाइट हैं, वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल जो कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए देख पा रहे होते हैं, एक जो पब्लिक इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। पब्लिक इंटरनेट पे वो हरियाणा पुलिस भी इस बात का ध्यान रखती है कि वो वेबसाइट पे अवेलेबल ना हो। फिर भी कहीं गुड फेथ में मान लो 10 एफआईआर डल गई, उन 10 एफआईआर में से एक एफआईआर अगर बोनाफाइडली डल गई तो वो ऑफेंस में नहीं आती है, अदरवाइज वो इंटेंशनली अगर उसको यूज़ किया जाए तो वो ऑफेंस में आती है। अच्छा, ऑफेंस में फिर पत्रकार ही आते हैं ऑफेंस में? नहीं, ऑफेंस में पत्रकार नहीं है, उसको कोई भी मान लो कोई रेप केस की एफआईआर है, उसको हम जानबूझ के उसको यूज करें जिसमें उसका बच्ची का नाम है, रेप विक्टिम का नाम है, इसी बात है, पहचान हमें उजागर नहीं करनी है। पहचान उजागर ना करें ताकि वो सोशल उसमें समाज में कहीं भी अपने आप को उसका निंदा का पात्र ना बने। कोई भी आदमी कहते कि फलां आदमी की लड़की है या फलां लड़की है, इस किस्म की पहचान को छुपाया जाए, यही पर्पज है और कोई पर्पज उसका नहीं है। इस केस के अंदर जो आपने 5,000 रुपये वाली बात की है, उसके 5,000 की बात तो पुलिस ने एफआईआर जब 4 तारीख को दर्ज की उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले ये नहीं है कि पुलिस को इंटेंशनल आकर्षण उपल को कोई मुलजिम बनाने के लिए तैयार खड़ी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुलिस पहले भी तो कर सकती थी कार्रवाई। एक कंप्लेंट आई, पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। जांच शुरू करने में सबसे पहले पुलिस ने उस लड़की के पिता को संपर्क किया, उसके पिता ने संपर्क किया, उससे पूछा भी क्या बात है ये। उसके पिता ने बताया कि भी ये आदमी मेरे पास आया और इसने कहा कि भी मैं आपके यहाँ पहुंच चुका था हॉस्पिटल में, वहाँ गया, मैंने बच्ची के पार्ट्स की फोटो खींच रखी है और वो फोटो मैंने, क्योंकि मेरे पास इस चीज को कौन ऑथोराइज करेगा कि ये बातें हुई है? अब उसका पिता जिससे तो पिता ने क्यों नहीं ये चीज जो एफआईआर जो सुरेंद्र नाम के व्यक्ति ने की, ये एफआईआर उसके पिताजी ने और उसी समय करवा देनी चाहिए थी जिस समय ये घटना हुई थी। इतने दिन वो चुप क्यों रहा? मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये जो आपने सवाल पूछा है ये मिनी ट्रायल आप और हम नहीं कर सकते इसको। नहीं, मैं तो वैसे जनरल तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ। ये एक पुलिस की जांच का सब्जेक्ट है। एक आदमी ने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। मान ले एक सड़क के ऊपर आपने देखा कि किसी आदमी ने भागते हुए एक दूसरे आदमी को चाकू मार दिया, तब आपके पास क्या तरीका है? एक तरीका यह है आप मोटरसाइकिल को रेस दे आगे निकल जाएं। दूसरा तरीका यह है कि आप तुरंत पुलिस को फोन करें कि भाई मेरे सामने एक आदमी को दूसरे आदमी ने चाकू मार दिया, उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए, सामने घर में जाके घुस गया है। पुलिस आए वहाँ पे, आपके बयान लिखे कि आपने क्या देखा, मैंने ये देखा, तो आप कंप्लेनेंट है उसके अंदर। तो कोई बाद में ये थोड़ी पूछ सकता है आप कंप्लेनेंट क्यों बने, उसके फादर क्यों नहीं बने, उसके भाई क्यों नहीं बने, उसके माँ बाप क्यों नहीं बने, नहीं बने, उसके वो उस टाइम नहीं थे वहाँ पे। नैतिक कर्तव्य तो इनके परिवार वालों का ही था। हाँ जी, और वो अगर वो ना हो तो 5,000 रुपये स्पेशली वो कह रहा है। नहीं, ये कहाँ साबित हुआ है कि वो 5,000 रुपए ले रहा है? ये तो कही हुई बातें हैं। कहने को तो 10,000 भी बोल सकते थे, 20,000 भी बोल सकते थे, लाख रुपए भी बोल सकते थे। यही जांच का विषय है जिसकी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। यही जांच का विषय है कि अगर वो नहीं है, पुलिस इसी बात के लिए तो रिमांड मांग रही है कि हमने वो पैसे बरामद करने हैं। उसने कन्फेशन किया कि हाँ मैंने 5,000 रुपये लिए थे। किसने कन्फेशन किया? आकर्षण उपल ने। उसी कन्फेशन के आधार पे ही तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड मांग रही थी, जिसको लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई इस रिमांड की जरूरत नहीं, आप अपने आप इसको कर सकते हो। कोर्ट ने उन्होंने कहा जी पेन ड्राइव बरामद करके लेके आनी है हमें, क्योंकि हिमाचल में आजकल रास्ते ठीक नहीं है तो उसको जाने में टाइम लग सकता है, 7 दिन का रिमांड दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपने से ही इसकी रिकवरी कर सकते हो, आप खुद कर ले इस काम को। पेन ड्राइव कहाँ पे है? हिमाचल में? उसने जो कन्फेशन लिखा उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये आया कि भाई मैंने वो पेन ड्राइव जिसमें उसकी बच्ची की नीचे वाली पार्ट्स की कोई फोटोग्राफ ली हुई थी वो मैंने हिमाचल में मनाली में छिपाई हुई है। मतलब आपका यह कहना है कि आकर्षण उपल ने मान लिया है कि उसने इस प्रकार की कोई फोटोज वगैरह ली थी और 5,000 रुपए वाली भी बात मान ली है। ये प्रोसिक्यूशन में पुलिस ने जब उसकी जांच की, जांच में उसको जांच शामिल तफ्तीश किया तो उसने इस बात को माना कि हाँ मैंने उससे 5,000 रुपये एक्सट्रैक्ट किए थे उसके फादर से, उसको वायरल ना करने के लिए कि भाई उसको इंटरनेट पे नहीं डालूंगा। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत, जैसे आप जैसे वकील हैं जिनके संपर्क में हम आते हैं तो उसके बाद जानकारियाँ थोड़ी थोड़ी पता लग जाती है। ये भी मुझे सुनने में आता है कि जो हम पुलिस के आगे जैसे हम अपने बयान देते हैं कोर्ट में वो मान्य नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है, ये बता दो। जो आपने सवाल पूछा है वो बिल्कुल ठीक भी है और थोड़ा सा गलत भी है। सवाल ठीक ये है कि वो कोर्ट में मान्य नहीं है, मगर इस बात के लिए नहीं है कि वो कोर्ट में बिल्कुल ही मान्य नहीं है। पुलिस के सामने कोई भी आदमी अगर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है और उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे अगर कोई पुलिस रिकवरी कर लेती है
मान लीजिए कि एक आदमी ने कहा कि मैंने उस आदमी को चक्कू मारा था बिल्कुल, और वो मार के मैंने उस चक्कू को वहाँ छिपाया हुआ है, या मैंने फला आदमी के पैसे छीन लिए थे और वो मैंने पैसे छीन के वहाँ छुपाए हुए हैं, या मैंने कि उस आदमी से ब्लैकमेलिंग की थी और ब्लैकमेलिंग करके मैंने पैसे वहाँ छुपाए हुए हैं। अगर वो उसने कन्फेशन किया और पुलिस उसको ब्लैकमेलिंग के पैसे को रिकवर करके ले आती है उसी आदमी को साथ ले जाके, तब वो जो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो एक सबूत बन जाती है। अगर वो नहीं हुआ तो वो सबूत नहीं बन पाती है, क्योंकि उसने जुबानी कहा, वो बाद में कह सकता है जी पुलिस ने मेरे से दबाव देके करा इसमें लिया। मैं एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब पुलिस का जब दबाव होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उससे जबरदस्ती करवाए, इमोशनली ब्लैकमेल करे या मेंटली टॉर्चर करे या फिजिकली टॉर्चर करे, उससे वो वहाँ पे चीज़ें उससे लिखवा ली जाती हैं। और एक प्रोपेगेंडा के तहत जो वो कहानी जो एक जो बयानों में होती है वो एक कहानी के रूप में वो कहानी सच भी पुलिस कर देती है, और असल में उसने वो अपराध किया ही नहीं होता है। तो क्या, तो कौन से मापदंड होंगे कि उसको फिर उसको न्याय मिले? मैं बताता हूँ, पहले हम इस मामले के इसी जिस जिस संदर्भ में बात करें पहले इस पे करते हैं। इसके अंदर पुलिस ने कोर्ट को अप्लाई किया कि जी हमने इसको शामिल तफ्तीश करना है। कोर्ट से परमिशन हुई कि हाँ इसको शामिल तफ्तीश करें आप। 2 घंटे में पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में उसने कहा कि हाँ मैंने 5,000 रुपये इसके फादर से एक्सट्रैक्ट किए थे और उसको वायरल ना करने के लिए ही एक्सट्रैक्ट किए थे, और मैंने इसकी पेन ड्राइव बनाई हुई है उस फोटो की, जो न्यूड पार्ट थे उसको मैंने उसके न्यूड पार्ट की फोटोग्राफ बना के और मैंने फलां जगह छिपाए हुए हैं। मगर उसने इतना शातिर है वो कि उसने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। पुलिस ने आके कोर्ट में वो कन्फेशन स्टेटमेंट कोर्ट में रखी कि इस कन्फेशन इसने कर लिया है, मगर ये साइन करने से इनकार कर रहा है इसके। सर कन्फेशन तो सर और भी जो लिखी हुई बातें हैं वो तो और भी कोई भी लिख सकता है। जब वो साइन ही नहीं कर रहा है तो मतलब उसने बोली नहीं है बातें। ये बातें नहीं कह सकते ना उसने बोली नहीं, हम प्रोसिक्यूशन के तौर पे ये कह रहे हैं कि वो बातें उसने बोली। वही तो कह रहा हूँ, आपने सवाल पूछा था कि जी पुलिस दबाव में कर लेती है। अगर पुलिस ने कोई दबाव किया होता तो वो पुलिस कस्टडी में था जिस टाइम पे पुलिस जांच कर रही थी शामिल। अगर पुलिस ने दबाव देना हो, क्या आपको लगता है कि पुलिस अगर दबाव देती तो उससे जबरदस्ती साइन ना करा लेती? नहीं, पुलिस ने उस पर कोई दबाव नहीं दिया। उसने अपनी स्वेच्छा से ये बयान दिए कि मैंने 5,000 रुपये एक्सट्रैक्ट किए और मैंने ये वहां साइन क्यों नहीं किए? आप प्रोसिक्यूटर के तरीके से बता दो, आप साइन क्यों नहीं किए? फिर साइन करने के लिए पुलिस ने जब उसको कहा कि साइन कर, उसने कहा मैं इस पे साइन नहीं करता हूं। पुलिस अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच कर रही थी। उसकी जांच में उसने सारी चीज को माना कि हाँ ये बात ठीक है, मगर वो उसने साइन करने से इनकार कर दिया। पुलिस अगर उस पर दबाव बनाती, मारपीट करती या कोई ऐसे 3rd डिग्री टॉर्चर कर देती तो हो सकता है साइन करा लेती, मगर पुलिस ने ऐसा कोई भी तरीका अख्तियार नहीं किया। ये पुलिस की बिल्कुल सच्चाई को दर्शाता है, बल्कि ये प्रूव करता है कि प्रोसिक्यूशन कहीं भी किसी किस्म से भी इसमें अनफेयर कोई भी काम नहीं कर रही है। बंसल जी, ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बिल्कुल सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं, जनता के सामने। सच्चाई का काम तो एक जांच का विषय है, कोर्ट में है, वो वहां पे जाके निकल के आएगी। लेकिन आप अपनी बात कहोगे, जो अगला प्रोसिक्यूटर है वो अपनी बात कहेगा। आप अब भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने जैसे अभी जेपी शेखपुरा जी का इंटरव्यू किया इससे पहले, उन्होंने जो बातें कही उन्होंने अपनी बात कही, आप अपनी बात कहोगे। ऐसा है कि जेपी शेखपुरा जी विद्वान हैं, कानून का उन्हें पूरा ज्ञान है, बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि जेपी शेखपुरा जी एक्यूड की तरफ से हैं, जेपी शेखपुरा जी उस एक्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उनके पास कोई और पॉइंट्स हों बढ़िया। मुझे नहीं, मैंने उनकी नहीं देखा मैंने उनको क्या कहा। उन्होंने जो पहले उन्होंने कहा वो मैंने सुना उनकी बात, जो जिस लॉजिक से वो एक्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर सवाल तो ये है कि अगर कानून के उस पर तोले तो जेपी शेखपुरा वाली जो प्रोसिक्यूशन वाली बात, जो उनकी एक्यूड के तौर पे बात है, वो गलत है, और प्रोसिक्यूशन जो स्टोरी पुट कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है बात। वो ये सारी चीजें अब कोर्ट के अधीन छोड़ दें, जो सही कह रहा है उसके ऊपर वो तो जो फैसला करेंगे। पहले भी जो जेपी शेखपुरा जी का नाम मैं नहीं लूंगा, और भी जो एक्यूड की तरफ से पेश हो रहे थे, उनका कहना यह था कि तहसीलदार वाले केस में पुलिस ने एक झूठा केस बना दिया, एक पत्रकार को दबाने के लिए बना दिया। चौथे लोग तो अभी भी यही कर रहे हैं। ओहो, लोग तो कह रहे हैं, मगर कोर्ट उस वर्डिक्ट को कुछ और कह रही ना। अगर मान लीजिए कि पुलिस ने कुछ गलत किया था तो श्री आलोक आनंद जी ने जो फैसला किया कि भाई ये आदमी बेल के लिए एंटाइटल नहीं है, इसने वाकई ये किया है, प्रेमा फाई इससे प्रूव हो रहा है, उन्होंने कहा कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम आगे अपील करेंगे। अपीलेट कोर्ट में एडिशनल चैलेंजर श्री एडी महाजन साहब ने भी उसी वर्डिक्ट को बहाल रखा और उससे बढ़िया तरीके से और लिखा कि भाई ये आदमी जो है वाकई इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैंने सारी वीडियो देख ली है, उन्होंने वीडियो को चलाया, उसको देखा और पता लगा कि भाई क्या सच्चाई है, तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब मामला हाई कोर्ट के अधीन है, अब हाई कोर्ट भी उसको स्क्रूटनाइज कर रहा है मामले को, इसीलिए बार बार डेटें लगाई जा रही है कि जज साहब जो है उसको मामले को देख रहे हैं। तो ये कह देना कि पुलिस ने झूठा बनाया, अगर पुलिस ने झूठा बनाया होता तो वो कहीं स्टैंड ही ना करता, वो खत्म हो जाता। अच्छा, एक चीज़ मुझे और इसमें आपसे जाननी है,
जो महिला तहसीलदार वाला मामला है उस पे आ जाता हूँ मैं। उसमें ना एक छेड़खानी की भी एक धारा लगी हुई है कि वही महिला तहसीलदार के साथ छेड़खानी की या तो कोशिश की गई है या छेड़खानी हुई। धारा नहीं है उसमें, छेड़खानी वाली धारा नहीं है, आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। उसके अंदर उसकी जो मर्यादा है उसको भंग करने की कोशिश है। जब आप एक किसी फीमेल के बाथरूम को या किसी उसको टच करें जिसको कि आपको पावर नहीं है, एक आदमी, एक ऑफिसर एक कोर्ट में बैठा हुआ है, कोर्ट के साथ अटैच उसका रिटायरिंग रूम है, अटैच रिटायरिंग रूम के साथ उसका बाथरूम है, आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप उसके बाथरूम को, उसके रिटायरिंग रूम को ज़बरदस्ती अंदर एंटर कर जाएं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है? यदि मैं आपसे, क्योंकि आप वकील हो, आप सारे केस देखते हो, इस प्रकार के मामले आपके पास आते भी होंगे, पहले भी आए होंगे, और इस बारे में इस स्टेज पे कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट के निर्णय के अधीन है। तो हम ये फैसला करने वाले कोई नहीं होते कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। कोर्ट देखेगी, कोर्ट के सामने जब मामला आएगा, गवाहियाँ शुरू होंगी, गवाहियों के बाद जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनके वकील साहिबान बढ़िया बढ़िया उनसे जिरह करेंगे, उनके जिरह करने के बाद हो सकता है केस आगे सिरे चढ़े और सज़ा हो जाए, हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव करने में सफल ना हो, केस खत्म हो जाए। तो ये मामला कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, हम इस टाइम पे इसके ऊपर कमेंट करने के लायक नहीं है। तो कुल मिला के जैसे अभी एक मोड़ आया था इस आकर्षण उपल पत्रकार के मामले में कि एक पॉक्सो एक्ट की धारा से एक और उनके केस दर्ज हो जाता है उन पर, और उसको लेकर उनसे हमारी बातचीत हुई है। और वह महिला तहसीलदार के वकील जो विनय बंसल जी हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई है, और इन्होंने अपनी बात रखी है। जेपी शेखपुरा ने सुबह अपनी बात रखी थी, उन्होंने अपनी बातें कही थी। तो अब इसमें कितनी सच्चाई आप लोगों को लगती है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।